आज से करीब 20,000 साल पहले जब इंसान छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और जिंदा रहने के लिए मिलकर शिकार किया करते थे, उसी समय की ये कहानी है। हमें यहाँ एक यूरोपीय कबीला दिखाया जाता है जिसका मुखिया था एर्गन। ठंड का मौसम आने वाला था और पूरे कबीले के लिए खाना इकट्ठा करना जरूरी था। इसलिए एर्गन अपने लोगों के साथ शिकार पर निकलता है। उनके सामने था विशाल भैंसों का झुंड। सब शिकारी धीरे धीरे रेंगते हुए पास पहुंचे और एर्गन के इशारे पर अचानक हमला कर दिया। डर कर कई भैंसें खाई में गिर गईं, लेकिन तभी एक गुस्सैल भैंसा एर्गन के बेटे नोयान की तरफ दौड़ पड़ा। नोयान पहली बार शिकार पर आया था, इसलिए उसे बचने का तरीका नहीं आता। एर्गन चिल्लाकर उसे रास्ते से हटने को कहता है, लेकिन नोयान डर जाता है और भागने लगता है। तभी वह भैंसा जोर से उसे सींग पर उठाकर खाई की तरफ भागने लगता है। अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए एर्गन तुरंत भैंसे पर भाला फेंक देता है। भाले का वार भैंसे को लग तो जाता है, लेकिन वो इतना गुस्से में था कि नोयान को नहीं छोड़ता। उल्टा उसे अपने सींग पर उठाकर खाई की तरफ उछाल देता है। और यहीं से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी एक हफ्ता पहले। उस समय पूरा कबीला शिकार की तैयारी कर रहा था। सभी लोग पत्थरों से नुकीले नुकीले हथियार बना रहे थे। ये सिर्फ तैयारी नहीं थी, बल्कि एक तरह की परीक्षा थी, क्योंकि इस टेस्ट में जो सबसे मजबूत और तेज हथियार बनाता, वही शिकार पर जाने के लिए चुना जाता। इसी प्रतियोगिता में एर्गन का बेटा नोयान भी पास हो जाता है। लेकिन उसी रात नोयान की माँ एर्गन से कहती है, उसे अपने साथ मत ले जाओ, वो अभी बच्चा है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। एर्गन समझाता है, सर्दियां करीब हैं, अगर हम सब शिकार पर नहीं गए तो ठंड में भूख से मर जाएंगे। और अब वक्त आ गया है कि नोयान खुद को साबित करे कि वो मेरा बेटा है। अगली सुबह पूरा कबीला शिकार के लिए निकल पड़ता है। नोयान की माँ बेचैनी से उसे देख रही होती है, लेकिन एर्गन उसे दिलासा देता है कि सब ठीक रहेगा। काफी दूर सफर करने के बाद वे एक और कबीले से मिलते हैं, जो उन्हीं की तरह सर्दियों का खाना जुटाने आया था। लंबे और कठिन सफर के बाद दोनों कबीलों के लोग एक विशाल पत्थर की संरचना तक पहुंचते हैं। यह जगह उनके पूर्वजों ने बनाई थी, क्योंकि इसी रास्ते में कई शिकारी पहले अपनी जान गंवा चुके थे। ये ढांचा उन्हें अपने पूर्वजों की याद दिलाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है, जिस पर शिकारी तुरंत भाला फेंककर उसे घायल कर देते हैं। एर्गन अपने बेटे नोयान को कहता है, अब ये सुअर तुम मारोगे। लेकिन नोयान ने पहले कभी शिकार नहीं किया था, इसलिए वो डर जाता है और वार करने से पीछे हट जाता है। ये देखकर एर्गन उसका हथियार छीनकर खुद ही सुअर को मार देता है। गुस्से में वह नोयान से कहता है, तुम इतने कमजोर और कायर होगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इस जंगल में सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रहते हैं, यही यहाँ का कानून है। रात में जब सब लोग अपने शिकार का मांस खा रहे होते हैं, तभी अचानक अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। एर्गन सबको चौकस रहने को कहता है। तभी एक भयानक शेर हमला करता है और कबीले के एक लड़के को उठाकर ले जाता है। अगली सुबह सब लोग उस लड़के की याद में एक छोटी समाधि बनाते हैं और आगे सफर पर निकल जाते हैं। कई मील चलने के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता। थके हारे सब रात को एक गुफा में ठहरते हैं। वहीं एर्गन अपने बेटे नोयान के हाथ पर तारों के निशान बनाता है और कहता है, ये तारे तुम्हें हमेशा आसमान में दिखेंगे, इन्हें फॉलो करोगे तो घर का रास्ता मिल जाएगा। यह दरअसल एक नक्शा था, ताकि शिकार में भटक जाने पर भी इंसान घर लौट सके। सुबह होते ही वे फिर निकलते हैं और उन्हें जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं। सब बेहद खुश हो जाते हैं और शिकार की तैयारी करने लगते हैं। यहीं से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। वही पल जब एक गुस्सैल भैंसा नोयान को अपने सींगों पर उठाकर चट्टान से नीचे फेंक देता है, लेकिन नोयान गिरते हुए एक पत्थर को पकड़ लेता है और लटक जाता है। एर्गन तुरंत वहां पहुंचकर चिल्लाता है, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन तभी वो पत्थर टूट जाता है और नोयान नीचे गिर पड़ता है। नोयान चट्टानों से टकराता हुआ नीचे फिसलता है और एक संकरे रास्ते में जाकर अटक जाता है। एर्गन उसे बचाने की कोशिश करना चाहता है, मगर कबीले के बाकी लोग उसे रोक लेते हैं। कबीले के लोग एर्गन से कहते हैं, अब नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगर तुम भी नीचे गए तो हम सब मर जाएंगे। तुम हमारे सरदार हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है हमें सुरक्षित घर ले जाने की। लेकिन एर्गन किसी की बात मानने को तैयार नहीं होता। वो पूरी रात उसी चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को पुकारता रहता है, मगर अगली सुबह तक नोयान का कोई पता नहीं चलता। हारकर कबीला वहीं नोयान की याद में एक छोटी सी समाधि बनाता है और शिकार लेकर वापस लौट जाता है। उनके जाने के कुछ देर बाद घायल नोयान के पास एक गिद्ध आकर बैठता है और उसे चोंच मारने लगता है। तभी अचानक नोयान की आंखें खुल जाती हैं। वो गिद्ध को धक्का देकर गिरा देता है और अपने पिता को आवाज देता है, लेकिन जवाब में सन्नाटा मिलता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि सब लोग जा चुके हैं और अब उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी।
नोयान हार नहीं मानता और चट्टान पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर नीचे गहरी खाई देखकर रुक जाता है। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खाई नदी में बदल जाती है। नोयान समझ जाता है कि यही उसका जीने का मौका है। जब पानी गहरा हो जाता है तो वह छलांग लगा देता है। पानी में गिरते ही वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब होश आता है तो खुद को दूसरी जगह पाता है। ऊंचाई से गिरकर वह बच तो गया था, लेकिन उसके पैर की हड्डी चोटिल हो चुकी थी। दर्द से कराहते हुए वह लकड़ियों से अपने पैर को बांधता है ताकि चलने लायक बन सके। हिम्मत जुटाकर आखिरकार वह उसी चट्टान के ऊपर पहुंचता है जहां से वह गिरा था। जब नोयान उस जगह पहुंचता है जहां से वह गिरा था, तो उसे दिखता है कि उसके कबीले वालों ने वहीं उसकी समाधि बना दी है। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसके पिता एर्गन और बाकी कबीला मान चुका है कि वह मर गया है। इसी बीच अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। खतरे से बचने के लिए नोयान जल्दी से एक सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है और पूरी रात वहीं बिताता है। अगली सुबह जब वह पानी पीने जाता है तो देखता है कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ रहा है। कुछ ही देर में भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं। नोयान भागकर पेड़ की तरफ दौड़ता है, लेकिन एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है। जान बचाने के लिए वह चाकू से वार करता है और भेड़िया घायल होकर नीचे गिर जाता है। नोयान जल्दी से पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है। पूरी रात भेड़िए नीचे घूमते रहते हैं, लेकिन सुबह होने तक सब चले जाते हैं। बस वही घायल भेड़िया वहीं पड़ा रहता है। नोयान सबसे पहले अपने चाकू से एक भाला तैयार करता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन जैसे ही वह भेड़िए को मारने जाता है, उसके दिल में रहम आ जाता है और वह अपना इरादा बदल देता है। वह पहले उसके मुंह पर पट्टी बांधता है और फिर उसे उठाकर पास की गुफा में ले जाता है जहां उसका कबीला पहले रुका था। अगली सुबह नोयान जड़ी बूटियां खोज कर लाता है और अपने पैर का इलाज करता है। तभी उसे पता चलता है कि भेड़िया अपने मुंह की रस्सी खोल चुका है। पहले तो वह घबरा जाता है, लेकिन फिर धीरे से उसे पानी पिलाने जाता है। भेड़िया डर कर पीछे हटता है, मगर नोयान कहता है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता हूं। धीरे धीरे भेड़िया भरोसा करने लगता है और पानी पी लेता है। नोयान वहीं जड़ी बूटियां उसके घाव पर भी लगाता है और खाने के लिए कीड़े देता है। इसी तरह दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगता है। शाम होते होते नोयान एक खरगोश का शिकार करता है, क्योंकि वह कई घंटों से भूखा था। बड़ी मशक्कत से आग जलाता है और खरगोश पकाकर उसका कुछ हिस्सा अपने नए साथी भेड़िए को भी दे देता है। नोयान और भेड़िया दोनों घायल थे, इसलिए कुछ दिन तक उसी गुफा में आराम करते रहे। एक रात नोयान अपने हाथ के टैटू को देखता है जो उसके पिता एर्गन ने बनाए थे। आसमान में वही तारे चमकते देख वह कहता है, मुझे घर जाना होगा, अपने माँ बाप के पास। वह भेड़िए से भी कहता है, तुम्हें भी अपने झुंड के पास लौट जाना चाहिए। अगली सुबह नोयान सफर पर निकलने की तैयारी करता है और भेड़िए से कहता है, अब तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ गिरना शुरू हो। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, भेड़िया उसका पीछा करता रहता है। नोयान बार बार उसे भगाने की कोशिश करता है, मगर वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता। आखिरकार नोयान समझ जाता है कि यह भेड़िया उससे लगाव करने लगा है। उसने उसका नाम रखा अल्फा। रास्ते में अल्फा एक छिपकली का शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। नोयान समझ जाता है कि अल्फा भूखा है। वह उसे अपना खाना दे देता है। यह पहली बार था जब अल्फा ने नोयान के हाथों से खाना खाया। अब दोनों के बीच सच्ची दोस्ती शुरू हो चुकी थी। कुछ ही देर बाद अल्फा खुद एक खरगोश का शिकार करता है और दोनों मिलकर उसे खाते हैं। रात को दोनों आग के पास बैठकर सो जाते हैं। अगली सुबह अल्फा नोयान का चेहरा चाटकर उसे जगाता है। नींद से उठकर नोयान हंसते हुए कहता है, तुमसे तो कितनी बदबू आती है, और मजाक में उसे जबरदस्ती नदी में धक्का दे देता है। दोनों पानी में नहाते हैं और अल्फा वहीं एक मछली भी पकड़ लेता है। अब दोनों साथी बन चुके थे, लेकिन उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात को जब दोनों आग के पास बैठे थे, अल्फा अचानक सतर्क हो जाता है। तभी वहां कुछ और भेड़िए आ जाते हैं। नोयान समझ जाता है कि ये अल्फा का परिवार है। वह उदास होकर कहता है, अब तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए। अल्फा अपने झुंड के साथ चला जाता है और अगली सुबह नोयान एक बार फिर अकेला होकर अपने कठिन सफर पर निकल पड़ता है। अब ठंड और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और नोयान उसी में मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। तभी दूर उसे कुछ भेड़िए नजर आते हैं जो एक मरे हुए शिकार को खा रहे थे। उनमें अल्फा भी मौजूद था, लेकिन बाकी भेड़िए अल्फा को खाने से रोक देते हैं। तभी नोयान उसे पहचान लेता है और खुशी से उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, मगर दौड़ते दौड़ते अचानक बर्फ की परत टूट जाती है और नोयान बर्फीली झील में गिर जाता है। ठंडे पानी में फंसकर उसकी सांसें टूटने लगती हैं। अल्फा तुरंत दौड़कर आता है और बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर परत बहुत मोटी थी। पानी के अंदर नोयान जैसे तैसे अपना चाकू निकालता है और बर्फ काट कर ऊपर निकल आता है। आखिरकार दोनों फिर से मिल जाते हैं। नोयान ठंड से कांप रहा था,
वह जल्दी से आग जलाता है और कपड़े उतारकर खुद को गर्म करता है। अगली सुबह अल्फा को साथ लेकर वह फिर से सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर जाकर नोयान को एक इंसान दिखता है। वह खुशी खुशी उसके पास जाता है, लेकिन नजदीक पहुंचने पर पता चलता है कि वह आदमी ठंड से जमकर मर चुका है। यह देखकर नोयान उदास हो जाता है। वह उस आदमी के टेंट में जाता है, लेकिन उसे वहां जरूरी सामान नहीं मिलता। सिर्फ उसका तीर कमान लेकर नोयान आगे बढ़ता है। तभी अचानक उन दोनों के पीछे लकड़बग्घों का झुंड पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए नोयान और अल्फा तेजी से भागते हैं और पास की एक गुफा में घुस जाते हैं। लकड़बग्घों से तो वे बच जाते हैं, लेकिन अब वे फंस चुके थे, क्योंकि यह गुफा किसी और की थी। यहाँ रहता था जंगल का सबसे खतरनाक शिकारी, ब्लैक पैंथर। गुफा के अंदर अचानक ब्लैक पैंथर नोयान पर टूट पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वह नोयान तक पहुंच पाए, अल्फा उसकी तरफ झपट पड़ता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्लैक पैंथर बेहद ताकतवर था और धीरे धीरे अल्फा कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर नोयान तुरंत तीर कमान उठाता है और निशाना साधकर पैंथर को मार गिराता है। पैंथर तो मर जाता है, लेकिन इस लड़ाई में अल्फा बुरी तरह घायल हो चुका था। नोयान कांपते हाथों से अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है और उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वह वादा करता है कि अब कभी भी अल्फा को अकेला नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह दोनों फिर से सफर पर निकलते हैं। कई मील चलने के बाद नोयान को दूर से अपने पूर्वजों द्वारा बनाई गई समाधि नजर आती है। उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी छलक पड़ती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि वह सही रास्ते पर है और अपने कबीले से ज्यादा दूर नहीं। लेकिन तभी अल्फा अचानक गिर पड़ता है। कमजोरी और गहरे घावों की वजह से वह अब आगे चलने की हालत में नहीं था। नोयान बिना वक्त गंवाए उसे अपनी गोद में उठाता है और बर्फीले तूफान के बीच आगे बढ़ने लगता है। कई हफ्तों से सफर कर रहा नोयान अब थक चुका था, मगर हिम्मत नहीं छोड़ता। आहिस्ता आहिस्ता वह आगे बढ़ता है और आखिरकार उसे दूर से अपना कबीला दिखाई देता है। दूसरी तरफ उसके पिता भी देखते हैं कि कोई इंसान उनकी ओर आ रहा है। इतने दिनों बाद अपने घर और अपने लोगों को देखकर नोयान की आंखों में खुशी और राहत झलकने लगती है। वह जैसे तैसे अपने कबीले तक पहुंचता है और वहीं गिर पड़ता है। उसके माता पिता दौड़कर आते हैं। अपने बेटे को जिंदा देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, क्योंकि वे तो मान चुके थे कि उनका बेटा अब कभी लौटकर नहीं आएगा। थकी हुई सांसों में नोयान सिर्फ इतना कह पाता है, अल्फा को बचा लीजिए। नोयान ये शब्द कहकर वहीं बेहोश हो जाता है। कई घंटे बाद जब उसकी आंख खुलती है, तो वह खुद को अपने घर में पाता है। उसके आसपास उसके माता पिता और पूरा कबीला बैठा होता है, और वहीं पास में अल्फा भी लेटी हुई थी। लेकिन तभी सबको एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। अल्फा ने बच्चों को जन्म दिया था। ये देखकर नोयान हैरान रह जाता है। अब उसे समझ आता है कि अल्फा असल में एक मादा भेड़िया थी और प्रेग्नेंट होने के बावजूद उसने सफर के हर मुश्किल मोड़ पर उसका साथ दिया। नोयान अल्फा को गले लगाता है और दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है। वो जानता था कि अगर अल्फा न होती तो शायद वह कभी जिंदा अपने कबीले तक नहीं पहुंच पाता। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अब अल्फा के बच्चे बड़े हो चुके हैं और कबीले के बीच इंसान और जानवर एक नए रिश्ते में बंध चुके हैं। यह एक नए दौर की शुरुआत थी, जहां इंसान ने जानवरों से दोस्ती करना सीख लिया था। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि नोयान तमाम मुश्किलों और खतरों से गुजरकर आखिरकार अपने घर पहुंच चुका है। अब उसके साथ सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, बल्कि अल्फा और उसके प्यारे बच्चे भी थे। और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।